स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये टेस्ट नंबर हम 2 लेकर के आए हैं सामान्य अध्ययन का। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये सीरीज़ मैं चला रहा हूँ इसमें केवल और केवल सामान्य अध्ययन का ही प्रश्न रहेंगे, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे इम्पॉर्टेंट। और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपका अच्छे से इसका क्वेश्चन उसका संकलन मिलेगा इसमें आपको। तो आप लोग इस टेस्ट नंबर 2 को देख लें। अगर आपने टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग टेस्ट नंबर 1 देख सकते हैं। ये टेस्ट नंबर 2 है और इसी तरह से करके ये हमारा सीरीज चलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट नंबर 2 में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी सिंधु है। यानी कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार जिसका वर्णन किया गया है वो नदी सिंधु है और पवित्र नदी जो है सरस्वती है। और गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार किया गया है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है ऋग्वेद में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरानियों के द्वारा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस I के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए तीसरा नंबर में। बोरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख पाए गए हैं और इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 4 नंबर में। 4 नंबर बोल रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है जिसके लेखक फिरदौसी थे और यह महमूद गजनबी के दरबार में रहता था। शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। तो पूछता है कि फिरदौसी जो था वो किसके दरबार में रहता था? तो याद रखिएगा महमूद गजनबी के दरबार में। 5वां नंबर क्वेश्चन है ये, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन से था। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था और यह सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ये 6 में बोल रहा है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। याद रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो विलियम हॉकिंस था। 7 नंबर क्वेश्चन में ये, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 8वां में, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता रहा है एग्जाम में। 9 नंबर में आइए। 9 नंबर में बोला कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया।
तो आप लोग ये दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ जाइएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया और 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 10वां नंबर में आइए कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया। 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया, जिसमें से आपको भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 5 तरीके इसमें दिए गए हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से, पांचवा भूमि अर्जन से। नेक्स्ट नंबर आइए 11 नंबर में। 11 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। ठीक है, नेक्स्ट आइए 12 नंबर में। बोरा राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन में दिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर राष्ट्रपति रहता है। और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 56 में किया गया है। वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। 13 नंबर में आइए, बोल रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री और भी आयोग जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। 14 नंबर में आइए, निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है। तो याद रखें 14 का आंसर जो सही हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेता है और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो होता है वो उपाध्यक्ष को देता है। 15 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है। तो तृतीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र में कौन आता है इसमें से। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत। विद्युत जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। और कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है और उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है और परिवहन बैंकिंग जो है ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है और इसमें से विद्युत भी जो है वो तृतीय क्षेत्र में ही आता है। 16 नंबर में आइए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है। तो ये याद रखिएगा अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है। तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपयोगिता। उपयोगिता का अभिप्राय है किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है। अतः मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। 17 नंबर में आइए, बोरा की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1975 ईस्वी में किया गया था। 18 नंबर में आइए, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। तो ये याद आप लोग रखिएगा, ऐसे भी आप लोग को याद होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972 में। और अगर केवल वन संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो ये 1980 में पारित किया गया था। और पर्यावरण संरक्षण पूछेगा तो पर्यावरण संरक्षण 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो राधा मोहन कप का संबंध आपका पोलो से है। तो राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है और इस खेल से जुड़े कुछ प्रमुख कप निम्न है। एजार कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप, ये सभी जो हैं ये सभी पोलो से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नंबर 20 में,
खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 20 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। खासा जनजाति का संबंध उत्तराखंड राज्य से है और उत्तराखंड में और कुछ प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं जिनमें जौनसारी और बुक्सा जो है वो महत्वपूर्ण है। बुक्सा हो गया, थारू हो गया। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में बोल रहा है काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? तो काकरापार परियोजना किस नदी पर है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर। और यह एक जल विद्युत परियोजना है जो कि ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 22 नंबर में डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। डफला एवं अबोर की जो पहाड़ियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जैसे डफला, अबोर, मिरी तथा मिसमी आदि ये सब पहाड़ जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 23 में किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना। और घास के डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, कैंपोस जो है ब्राज़ील में, प्रियरी जो है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है और वेल्स जो है वो दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 24 में जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो 24 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नागोया को। जापान का डेट्रॉइट नागोया शहर को कहा जाता है और यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। और जापान का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट है ये 25 में हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो हुजा घाटी जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय के कुछ प्रमुख घाटियां हैं नुब्रा, सिगार और हुजा। नेक्स्ट है ये 26 में बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो 26 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है ये स्नेल का नियम संबंधित है। तो स्नेल का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन और परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्नेल का जो नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे मिलान करना है आप लोगों को सूची 1 को सूची 2 में। सूची 1 में आपका यूनिट दिया गया है और सूची 2 में आपका संबंधित बताया गया है कि किससे संबंधित है। तो 28 के यहाँ पे देख लिया आप लोग। क्यूसेक जो है वो जल प्रवाह की दर को मापता है, ठीक है। बाइट जो है आपका वो डिजिटल सूचना की इकाई को मापता है। रिएक्टर जो है वो भूकंप तरंग का मापन करता है और बार जो है वो दाब मापने की इकाई है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 29 में बोरा कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैफीन, ठीक है। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में परमाणु के नाभिक के अव्यय हैं। तो परमाणु के नाभिक के क्या अव्यय है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? यानी पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम जो रूप होता है वो है ऑप्शन बी पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 0.12% से 0.25% के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 33 में चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या होता है? तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaNO3, जिसको कि सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 34 नंबर में
नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा पूछ रहा है, तो नाभिक के अलावा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए होता है। 35 नंबर में ये मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं। तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33 हड्डियां। नेक्स्ट आइए 36 में, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का नीम में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर का मसाला बनाने के लिए वर्तिकाग्र का प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पौधे का जो वर्तिकाग्र होता है उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। वर्तिकाग्र को कहीं कहीं इंग्लिश में स्टिग्मा भी लिखा रहेगा ऑप्शन में, वर्तिकाग्र न लिख करके केवल स्टिग्मा लिखा रहेगा, तो आप लोग समझ जाइएगा। केसर को सैफ्रॉन बोलते हैं। तो केसर जो है वो क्रोकस नाम पौधे के फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा से मसाला निर्मित किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, फुफ्फुस धर्मियता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो 37 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला खनन में काम करने वाले इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। 38 नंबर में आइए, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो शारदा जो अधिनियम है वो किससे संबंधित था? तो 38 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल विवाह से। 1930 ईस्वी में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून यानी कि शारदा अधिनियम लागू किया गया और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट आइए 39 में, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो ये हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए, 1940 ईस्वी में। और प्रथम जो सत्याग्रही थे वे कौन थे? विनोबा भावे थे और द्वितीय जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 41 में आइए, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट के बाद जो हुआ था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया था और त्रिपुरी संकट जो था वो 1939 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आइए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद से संबंधित है। याद रखिएगा, शतपथ एवं तैतरेयी ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट आइए 43 में, कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमदेव। और इस रचना से मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट नंबर आइए 44 नंबर क्वेश्चन में, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घग्गर नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित था? तो 44 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो कालीबंगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था और चहुंदड़ो जो है वो सिंधु एवं बनवाली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 45 में आइए, उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन जो हम लोग बोलते हैं वो किस वंश का शासक था? तो उदयन जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्यक वंश का शासक था। और उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। 46 नंबर में आइए, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है वो परजीवी का उदाहरण है और अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और वे अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं।
नेक्स्ट आइए 47 नंबर में, पादपों में जल का परिवहन होता है, तो ये कैसे होता है? तो 47 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम के द्वारा। देखिए पादपों में अगर जल का परिवहन यानी जड़ से होता है, तो जड़ से यहाँ पे हो जाएगा जाइलम के द्वारा। जड़ यानी जाइलम, ज से जड़, ज से जाइलम, याद रखिएगा। और अगर पत्तियों के द्वारा होगा तो फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा जो है मेढक शोषण करते हैं। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है पालक में। नेक्स्ट आइए और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए यानी चलने के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो 50 का इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 50 का ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीबा में। तो इस तरह से करके ये हमारा टेस्ट नंबर 2 भी सामान्य अध्ययन का कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एडुटेरिया का सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन, और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ यहाँ हमारा चलता रहेगा और आप लोग इससे सामान्य रूप से इसका लाभ ले सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देख लें, पूरे क्वेश्चन को देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे संकलन दिया गया है। तो यहाँ पे ये टेस्ट नंबर हमारा 1 है और इसको हम लोग शुरुआत करते हैं सामान्य अध्ययन के रूप में टॉप 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो अक्षय ऊर्जा स्रोत जो होता है वो अक्षय ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा कभी समाप्त न होने वाले से आता है। तो जैसे सूर्य हो गया, वायु हो गया, समुद्र ज्वारीय भाटा हो गया, ये सब अक्षय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। तो इसका कितना प्रतिशत योगदान भारत में होता है ऊर्जा क्षेत्र में? तो इसका सबसे पहला जो पहला का क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 21%। और यहाँ पे देख लीजिए अक्षय ऊर्जा से आता है 21% और सबसे ज़्यादा है थर्मल ऊर्जा से 24% और नाभिकीय ऊर्जा से 2% और हाइड्रो पावर से 13% यहाँ पे योगदान इसका है। दूसरा क्वेश्चन में आइए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर से। देखिए चैलेंजर गर्त मरियाना ट्रेंच का एक सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है और हाल ही में मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला बन गई है, केथी सुलिवान बानी है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में ये वर्ना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ना तथा मूसी किसकी सहायक नदियां हैं? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी की। वर्ना, मूसी, कोयना और दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और कृष्णा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है। चौथे नंबर क्वेश्चन में आइए, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया में स्थित और भी प्रमुख मरुस्थल है वो हैं ग्रेट विक्टोरिया, तनामी और गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल, जिसमें से गिब्सन बहुत बार पूछा जाता रहा है और ग्रेट सैंडी आप लोग याद रखिएगा, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए पांचवा में, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में सर्वाधिक है इसका। नेक्स्ट आइए 6 में, भारत का प्रधानमंत्री, देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री यहाँ पे ऑप्शन है चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। तो बहुत सारे लोग इसमें निर्वाचित मार देते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे चयनित भी मार देते हैं, लेकिन इसका आंसर सब जो सही है वो नियुक्त होता है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होता है और नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है।
तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर नियुक्त होता है। नेक्स्ट है ये 7वां नंबर में, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? तो 7वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में, बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 को। और मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, 9 बोल रहा है कि संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? याद रखिए, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में, बोरा संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है, तो कौन सा भाग है वो? तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वां भाग। संविधान के 8वें भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। 11 नंबर में आइए, 11 नंबर बोला कि वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो 11 का सही हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। देखिए, वन्य जीव का जो संरक्षण है वो ये मौलिक कर्तव्य है, जो कि 51 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य किस में आता है आपका? 51 क में जो है वो मौलिक कर्तव्य के रूप में इसका वर्णन किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें 48 ए में आता है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य 51 क में जो है इसमें आता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि 48 ए में है, वन्य जीव का संरक्षण, इसमें आता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए और सी दोनों। और वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया था। 12 नंबर में आइए, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो पंचायती राज संस्थान का बोल रहा है, तो यहाँ पे अनुच्छेद ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में। और संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? ये इंपॉर्टेंट है, तो 14 को हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर करवाया जाना अनिवार्य होता है। तो संविधान में अनुच्छेद 243 के ई के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है, तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति में पूर्व इसको चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। 15 नंबर में ये किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो 15 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, और इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, 16 में बोल रहा है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पन्नालाल घोष का बांसुरी से इनका संबंध है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है, और इस वाद्य यंत्र से संबंधित और भी प्रमुख व्यक्ति हैं, जिनमें हरि प्रसाद चौरसिया, एन लीला और राजेंद्र प्रसाद, ये सब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि बांसुरी से संबंधित हैं।
नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 नंबर बोल रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो बताइए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मई को। और याद रखिएगा कि प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है, तो दुनिया का पुलिसमैन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को कहा जाता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद को, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल को। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। बोल रहा है कि मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 भागों में। और वो 7 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां जो था वो सभासद था। तो ये सातों याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1897 ईस्वी को। बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और 1896 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। या ठीक है, और यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा कि आत्मीय सभा का पूछता है कि किसने स्थापना किया था। तो आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय ने, वेद समाज का केशव चंद्र सेन ने, शारदा सदन का रामाबाई और विश्व भारती का रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना किया था। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक को। देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 ईस्वी में पारित किया गया था और इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। और इनके शासनकाल में कुछ और अधिनियम और लाया गया था, और उसमें से कुछ और भी प्रमुख गवर्नर जनरल हैं जिनके कार्यकाल में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अधिनियम लाया गया था। जैसे कि शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम वेलेजली के कार्यकाल में लाया गया था, और सती प्रथा प्रतिबंध विलियम बेंटिंग, याद रखिएगा। और शारदा एक्ट जो था वो लॉर्ड एडविन के समय आया था, और दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो ने लगाया था। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है। तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह जो कथन है वो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने 3 बार क्रमशः 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता था। नेक्स्ट आइए, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा कौन सा इसमें क्रम है सही, वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले संगम, उसके बाद सुल्लुभ, तुल्लुभ और फिर अराविडु। और विजयनगर का जो प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेव राय, वो किस वंश से संबंधित था ये पूछता है, तो वो तुल्लुभ वंश से संबंधित था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। और ये जो आदेश था वो 1669 को दिया था, यानी 1669 को दिया था। और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, और इसके सूबों की संख्या जो थी सर्वाधिक थी, 20 थी। 25 नंबर में आइए, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से विद्रोह किस किस राज्य में हुए हैं और कौन इसमें सही नहीं है। तो 25 का देखिए, इसमें जो चुआर विद्रोह जो है वो सही नहीं है।
चुआर विद्रोह आपका झारखंड में नहीं बल्कि बंगाल में हुआ था। तो याद रखिएगा, चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था, फकीर विद्रोह बंगाल में, अहोम विद्रोह असम में, और तेभागा विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में, और कुका विद्रोह जो है वो पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो यहाँ पे लखनऊ में दबाने वाला पूछ रहा है, तो 26 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंपबेल। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, और लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व जो किए थे वो बेगम हजरत महल ने किए थे, जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी नायक जो था वो कैंपबेल था। 27 नंबर में ये किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन। तो गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था वो था ऑप्शन बी, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था, और सिख धर्म में प्रथम गुरु गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने ही लिखी थी। 28 नंबर में आइए, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 28 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को यह पैक्ट पे समझौता गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था, और इसी पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते की कुछ मुख्य जो बातें हैं वो है कि दांडी मार्च के राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया, और भारतीयों को फिर से मिली नमक बनाने का हक मिल गया, और आंदोलन के दौरान हुए त्याग पत्र किए गए और स्वीकार कर दिए गए, और आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति भी सबको लौटा दी गई। 29 नंबर में ये यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो ये भी कई बार पूछता है। तो यूएनडीपी तो यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1990 ईस्वी को। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का जो नेतृत्व किए थे वो महबूब उल हक और इंगे कॉल ने किया था, और पहली बार प्रकाशित 1990 में किया गया था। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रघुराम जी राजन, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट आइए 31 में, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? तो आल्प्स पर्वत जिस क्षेत्र में विस्तृत है उससे संबंधित देश कौन से हैं? तो 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, यानी कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड। फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक जो है वो आल्प्स पर्वत का विस्तार है। नेक्स्ट आइए, धान से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो धान से जो निकलती है गैस वो है ऑप्शन बी, मीथेन गैस निकलती है। वैसे धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा कौन से इसमें है। तो इसमें केवल मीथेन दिया गया है, तो केवल मीथेन हो जाएगा। 33 में आइए, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो पारा होता है, इसीलिए इसको टेम्परेचर में मेजर करने के लिए थर्मामीटर में इसको डाला जाता है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण उत्पन्न होती है? तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन से, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो यानी कि इसमें दो हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम बनाता है, तो ये एक संलयन करता है, तो इसीलिए इसका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, दूध उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायस का। पायस के जगह कहीं कहीं इमल्सन लिखा रहता है, जो कि इंग्लिश में इमल्सन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इमल्सन पायस दोनों एक ही चीज़ है। और पायस क्या होता है? यह जो होता है यह दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है। 36 में ये एक्वा रिजिया निम्नलिखित में से किससे मिलाकर बनाया जाता है? ये याद रखिएगा, एक्वा रिजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, HCl और HNO3 को मिला करके एक्वा बनाया जाता है। और किस किस अनुपात में होता है ये, तो ये HCl और जो HCl होता है HNO3 और HCl होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका अनुपात लेंगे तो HNO3 का 3 और HCl का 1 अनुपात लिया जाता है, ठीक है। यानी HNO3:HCl = 3:1 अनुपात में इसको मिलाया जाता है। यानी कि अगर HCl 100 ml मिलाएंगे तो HNO3 हमको 300 ml मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए 37 में, शक्ति का मात्रक इसमें से कौन सा है। तो शक्ति यानी कि पावर का मात्रक कौन सा है, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाट होता है। और कहीं कहीं इसको जैसे शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है तो जूल पर सेकंड भी लिखा जाता है, और जूल पर सेकंड को ही वाट कहा जाता है। 38 नंबर में, ये बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गति के नियम से। द्वितीय गति नियम क्या बोलता है, तो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर में, बोरा डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है 40 नंबर में, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व यहाँ पे पूछ रहा है, तो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। यहाँ पे अजैविक घटक नहीं है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। तो क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो 41 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव जो है वो अजैविक घटक नहीं है, यह जैविक घटक होता है। 42 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही कथन नहीं है। तो 42 का जो सही कथन नहीं है वो है ऑप्शन बी, पपीते का पीले रंग का कारण सोलेनिन है। देखिए यहाँ पे पपीते का वनस्पतिक नाम जो होता है वो कैरिका पपाया होता है। याद रखिएगा, पपीता का साइंटिफिक नेम जो होता है, बोटनिकल नेम जो होता है वो कैरिका पपाया होता है, और इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामिन ए का स्रोत होता है। 43 में आइए, निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है। तो ये बताइए रक्त में कौन सा नहीं पाया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो 43 का यहाँ पे आइए, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो रक्त में नहीं पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा है जो कि 100 मिलीलीटर में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जमने में उपयोगी होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त का जमने में उपयोगी होता है, जबकि रक्त में ये नहीं पाया जाता। रक्त में जो पाया जाता है वो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु जो होता है वो पाया जाता है यानी कि प्लेटलेट्स। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। तो 44 का जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 सितंबर 1931 को। और इसके बाद यहाँ पे गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से इसमें हिस्सा लिया था, और यह आयोजन जो था वो असफल रहा था। नेक्स्ट है ये 45 नंबर में, बोरा 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो 1942 में ये तो बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो प्रथम सत्याग्रही जो चुना गया था वो चुना गया था विनोबा भावे को, और दूसरा जो था वो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में
व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की और 1940 ईस्वी में यह किया गया था और इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था और द्वितीय सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। नेक्स्ट है 47 में निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। तो 47 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था और इसकी स्थापना 1899 में किया गया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज का रूप धारण कर लिया था। नेक्स्ट है 48 नंबर में वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो गया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। तो महारत्न कंपनी जो पहले 10 था वो अब 11 हो गया है और नवरत्न कंपनी याद रखिएगा 13 हो गया, नवरत्न कंपनी शायद 13 हो गया। एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, महारत्न कंपनी यहाँ पे 11 हो चुके हैं और नवरत्न कंपनी 13 हो चुके हैं। एक बार इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा, देख करके चेक कर लीजिएगा आप लोग। 49 नंबर में आइए, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में जो होता है परिवर्तन वो ग्लाइकोलिसिस इस परिवर्तन को कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है वो पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है और ग्लूकोज का निर्माण की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट आइए और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर में 50 नंबर बोल रहा है कि पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो किंगडम है वो जलीय है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा शैवाल। पादप जगत में पूछ रहा है तो पादप जगत में शैवाल जो है यानी कि एल्गी जो है वो जलीय है। शैवाल के जननांग जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचयित करता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये टेस्ट नंबर 1 है और उम्मीद करते हैं कि ये आपका सामान्य अध्ययन का टेस्ट बहुत उपयोगी होगा। इसी तरह का टेस्ट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम टॉप 50 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत काल का हम लेकर के आए हैं और दिल्ली सल्तनत काल से ये टॉप जो 50 क्वेश्चन है वो आपका सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो एक एक करके इसका क्वेश्चन देख लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा। इसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी गया था, दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। उसके बाद फिर इन्होंने अपने एक दास मलिक कफूर को सेनापति बना करके दक्षिणी भारत को विजय करने के लिए भेजा था। लेकिन सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी जो है भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि गुलाम वंश के निम्न शासकों को सही क्रम में सजाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब मोहम्मद गोरी आया तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाया था गद्दी पे, तो एक पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर आया था आपका यहाँ पे याद रखिएगा इल्तुतमिश से पहले, ठीक है, इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम शाह बैठा था और आरम शाह के बाद फिर इल्तुतमिश बैठा था और इल्तुतमिश के बाद फिर बलबन बैठा था। तो यानी कि 1-4-2-3 1-4-2-3 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 3 नंबर में तीसरा नंबर बोला निम्नलिखित में से किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक को। इसके जन सहयोगी कार्य को देखते हुए इसे मध्यकालीन का भारत का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 में
बोल रहा है किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। ठीक है, तो देखिए चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी। याद रखिएगा, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। 5वां नंबर में आइए, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई, आप लोग सभी लोग को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6 में बोल रहा है कि गुलरुखी, यहाँ पे गुलरुखी होगा, गुलरुखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था। तो 6 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र देव था। 8वां नंबर में आइए, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो 8वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फिरोज शाह तुगलक था वो जन सहयोगी कार्य बहुत सारा किया था। ठीक है, इसीलिए इसको मध्यकालीन का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 नंबर बोल रहा है कि किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान, पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान, पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में तुगलकनामा के रचनाकार कौन है। तो तुगलकनामा के रचनाकार कौन है, तो इसका 10वां का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, बोला तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1398 ईस्वी में। और तैमूर लंग के आक्रमण के कारण ही सल्तनत काल का पतन होना शुरुआत हो गया, यानी कि उसका मतलब तैमूर लंग के बाद ही पतन होना शुरू हो गया दिल्ली सल्तनत का। 12 नंबर में आइए, 12 नंबर बोल रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। यहाँ पे देखिए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चौधरी था। 13 नंबर में आइए, 13 नंबर बोल रहा है कि किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो 14 का देखिए देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया, सही है। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई, ये भी सही है। देखिए जजिया कर की जो शुरुआत थी वो मोहम्मद बिन कासिम के समय ही शुरुआत कर दी गई थी, तो ऑप्शन 20 का सही है। अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया है, सी भी सही है। और डी पूछ बोल रहा है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि गलत है। देखिए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक ऐसे गजनबी था, लेकिन अगर सल्तनत काल में पूछेगा तो इल्तुतमिश था। तो डी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए यहाँ पे मिलान करना है आपको 15 नंबर में, तो 15 में यहाँ पे मिलान कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मिलान करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं। तो किताब उल यामिनी किसने लिखा, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे उतबी, तो ए का 2 सही हो जाएगा। शाहनामा, शाहनामा का लेखक फिरदौसी हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तहकीक ए हिंद, इसके जो लेखक हैं अलबरूनी हो जाएंगे, तो इसका 1 हो जाएगा। और चचनामा जो हो जाएगा, वो चचनामा के लेखक जो हैं वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, अली कुफी। और अली कुफी को ही अली अहमद भी कहीं कहीं कहा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। चचनामा के जो लेखक हैं वो है अली कुफी या फिर अली अहमद। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर मैच हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है, तो आप लोग बताएं इसका आंसर कि कौन सा सुमलित नहीं होगा।
तो इसका जो सही है देख लीजिए, सबसे पहले एक एक करके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, सही है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, ये भी सही है। इसमें भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ऑप्शन सी है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, ये भी सही है, और ये जयचंद और गौरी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी जो है तराइन का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध ये लड़ा ही नहीं गया था 1193 में, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी तो इसका हो जाएगा। 17 नंबर में आइए। 17 में बोला कि निम्नलिखित में से किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो देखिए, गौरी जब कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया अपने गुलाम को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपने गुलाम को बनाया तो इल्तुतमिश था। तो इसलिए ये इल्तुतमिश था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था। तो इस तरह से यहाँ पे जो इल्तुतमिश हो जाएगा गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में। 18 बोला कि लाख बख्श, पील बख्श एवं कुरान ख्वाक आदि उपनामों से किसे जाना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श तो आप लोग जानते होंगे, ये दोनों याद कर लीजिए, पील बख्श और कुरान ख्वा भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में। 19 में बोला कि किस शासक के शासनकाल में सिंचाई कर लगाया गया था। तो 19 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक के समय। ठीक है। और क्या हुआ था कि सिंचाई कर लगाया गया था, ठीक है, और इसका नहरों की जो शुरुआत हो गई थी वो गयासुद्दीन तुगलक के समय ही हो गई थी, लेकिन जो सिंचाई कर लगाया गया था वो ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 20 नंबर में आइए। बोला निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे देखिए अलाई दरवाज़ा हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद फिर देखिए लाल सीरी का किला जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और जमायत खाना मस्जिद ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। केवल लाल महल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण नहीं करवाया गया था। लाल महल का जो निर्माण है वो बलबन के द्वारा करवाया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 4, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में। दिल्ली सल्तनत का एक महाशासक कौन है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई है। तो 21 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत काल का यही एक महाशासक था जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई थी, बाकी किसी शासक का मृत्यु युद्ध के दौरान नहीं हुई थी। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में। भूमि मापने की इकाई गज ए सिकंदरी का प्रचलन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया था। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में। 23 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो 23 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नसरुद्दीन मोहम्मद। 24 नंबर में आइए। बोल रहा है कि एक मिनट, हाँ 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। तो 24 का देखिए, किताब उल हिंद के जो लेखक हैं वो अल बुरूनी है और इन्होंने अरबी भाषा में इसको लिखा था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 25 में। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो गुलाम वंश का जब वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश। नेक्स्ट है ये 26 में। बोला दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो 26 का आप लोग नोट कर लें, ऑप्शन ए हो जाएगा बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में। सल्तनत काल का कौन सा वंश अफगान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा लोदी वंश। ये जो थे ये अफगान मुसलमान जो थे वही लोदी वंश की संस्थापना किए थे। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में। बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लें। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए। दूसरा बोला कि इक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम द्वारा की गई। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए,
पहला कथन जो है वो सही है, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जो हैं वो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। दूसरा जो कथन है वो गलत है। इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा नहीं, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में, बोल रहा है कि दिल्ली में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इसका जो निर्माण जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ऑप्शन सी। पूछता है कभी कभी कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये दिल्ली में है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है ये 30 नंबर, इसको याद कर लीजिएगा, उलुग खां की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई थी। तो 30 का इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन को। उलुग खां की उपाधि बलबन को प्रदान की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, तो 30 का आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ये 31 नंबर, मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है कि आरिज मुमालिक, जैसे एक प्रधान जो पद होता है उसका है, और ये किस से संबंधित है उसका यहाँ पे सूची 2 में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो आरिज मुमालिक, ठीक है, तो आरिज मुमालिक जो हो जाएगा वो है सैन्य विभाग से, सैन्य विभाग के प्रधान को आरिज मुमालिक कहा जाता था। तो ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद ये बरीद ए मुवालिक, ये बरीद ए मुवालिक हो जाएगा, ठीक है। तो बरीद ए मुमालिक जो था इसका हो जाएगा गुप्तचर विभाग के प्रधान को ये कहा जाता था। तो 2 का यहाँ पे 3 हो जाएगा। काजी उल कुजात जो है वो यहाँ पे हो जाएगा न्याय विभाग का प्रधान, और सद्र उस सुदूर जो है वो धर्म विभाग का प्रधान हो जाएगा, यानी 4 का 1, यानी एक जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 2 1। तो 4 3 2 1 किसका में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता निम्न में से किसे माना जाता है। तो 32 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है ये 33 नंबर में, 33 में यहाँ पे बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके कथन। पहला बोरा, उसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि प्रदान की, सही है। दूसरा बोरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य कर के रूप में घर कर एवं चराई कर लगाया, ये भी सही है। अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को शांत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए, ये भी सही है। और इक्ता प्रथा की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, ये भी सही है। यानी कि इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 34 नंबर में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। तो 34 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में, 35 में बोला कि निम्नलिखित में कौन सुम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो 35 में कौन सुम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 56 कोट दुर्ग का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक किया है, ये सही है। हौज शमसी का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने किया, सही है। हौज एक खास का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, ये भी सही है। ये आदिलाबाद का किला फिरोज शाह तुगलक किया, ये गलत है। आदिलाबाद का किला जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट है ये 36 में, बोला फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए इस्तेहाक का संबंध किससे है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दीवान ए इस्तेहाक का संबंध किससे है। तो ये हो जाएगा पेंशन से ये संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 37 में, निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को सुम्मिलित करें। यहाँ पे कर है, ठीक है, और उसके बाद इस कर को किससे लिया जाता था वो संबंधित सूची 2 में दिया गया है। तो ये जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, 37 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उस्र कर जो है, याद रखिएगा, उस्र कर जो है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, तो एक का यहाँ पे 2 हो जाएगा। और खराज देखिए, खराज जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, तो 2 का 1 हो जाएगा, ठीक। अब आइए जजिया, तो जजिया क्या था, तो जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, तो 3 का आपका हो जाएगा 4। और जकात क्या था, तो जकात जो था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, तो 4 का हो जाएगा 3। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
चलिए नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, बोल रहा है कि कौन निम्न में से सुमलित नहीं है। तो इसमें से कौन सुमलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तबकात ए नासिरी। ये जो है इसके जो लेखक अमीर खुसरो नहीं है, इसके लेखक है मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी के जो लेखक हैं वो मिनहाज उस सिराज हैं। बाकी इसमें सभी जो कथन दिया गया है बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर में, यहाँ पे विभाग है उससे संबंधित क्षेत्र है, मिलान करना है। तो दीवान को ही आप लोग जानते होंगे कृषि विभाग। दीवान अर्ज जो है, तो दीवान अर्ज आप लोग का अच्छा दीवान को ही जो कृषि विभाग था वो किसने बनाया था, तो ये एमबीटी के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आइए दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज जो हो जाएगा वो सैन्य विभाग था, और ये किसने बनाया था, तो दीवान ए अर्ज जो था वो बलबन ने बनाया था। नेक्स्ट आइए दीवान ए मुस्तखराज। तो दीवान ए जो मुस्तखराज है ये वित्त विभाग हो जाएगा। और उसके बाद जो बच गया दीवान ए ईसा। तो दीवान ए ईसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पत्राचार विभाग। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब वह शासक बना तो वह शरीयत के कानूनों एवं आदेशों से स्वतंत्र था। उपयुक्त कथन बर्नी ने किस शासक के संबंध में कहा है। तो 40 ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में ये कथन बर्नी ने कहा था। ठीक है, 41 नंबर में आइए, सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सिकंदर लोदी के संबंध में, तो 41 का यहाँ पे देख लें, आगरा को राजधानी बनाया सिकंदर लोदी ने, सही है। ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया, ये भी सही है। ताजिया निकालना प्रारंभ करवाया, ये गलत है। इसने ताजिया प्रारंभ नहीं बल्कि बंद करवाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, ये गलत है। सिकंदर ए सानी की उपाधि जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने धरा था। तो यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो 3 और 4 असत्य है। तो यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 में बोल रहा है, चलिए 42 में बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में किस व्यक्ति ने कहा कि अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। तो 42 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बदायूनी ने। 43 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है। तो कौन सुमलित नहीं है, तो देखिए गाजी जो है उपाधि ये गयासुद्दीन तुगलक ने धारण किया था। यामनी उल खलीफा ये इल्तुतमिश नहीं था, बल्कि ये जो था ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये उपाधि धारण किया था यामुनी उल खलीफा का। तो ऑप्शन बी ही जो है वो गलत है। 44 में आइए, किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 44 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा को खुश करने के लिए सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट आइए 45 में, किस व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा कि गयासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों की बुद्धि छिपाए रखता है। तो 45 का ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने। तो ये सब आप लोग का कथन भी है, याद किया कीजिए कि ये सब, क्योंकि ये सब बहुत प्रचलित कथन है। ठीक है, 46 नंबर में ये, राणा कुंभा द्वारा कृति स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। 46 नंबर का, राणा कुंभा द्वारा कृति स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। तो देखिए इसमें से बहुत सारे अधिकतर जो स्टूडेंट है वो आंसर मार देते हैं बिना सोचे समझे चित्तौड़, जो कि चित्तौड़ गलत हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालवा। मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कृति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को पैगंबर का वंशज बताया है। तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिर्ज खां, और ये सैयद वंश का है। ठीक है, याद रखिएगा। 48 नंबर में ये, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए शहरों में शामिल है। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन कौन से शहर बनाए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए जौनपुर बनाया गया है, फतेहाबाद बनाया गया है, फिरोजपुर बताया गया है और हिसार भी बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में, 49 नंबर बोल रहा है कि राजमुंदरी के अभिलेखों में किस शासक को विश्व का खान कहा गया है। तो 49 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 50 में,
बोरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिए सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो अकाल संहिता की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई, सही है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक था, ये भी सही है। सर्वप्रथम सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया, ये भी सही है। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है ये गलत है। सिजदा और पाबोस, सिजदा मतलब सर झुकाना, पाबोस मतलब उसके पैर को चूमना था, ठीक है। तो ये जो था प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बलबन के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे डी ही ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इस तरह से करके दिल्ली सल्तनत का जो टॉप 50 क्वेश्चन था वो हम आप जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था वो मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे टॉप क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन कर लें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।